नमस्कार, संविधान लाइव के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं CPI-ML रेड स्टार के राज्य सचिव विजय कुमार जी। विजय कुमार जी लगातार मजदूरों और मेहनतकश के साथ में काम करते रहे हैं और उनका लंबा अनुभव रहा है। आज मेहनतकश आवाम पर जिस तरह का संकट आया है वो ऐतिहासिक तो है ही, इसका भविष्य में भी बढ़ते जाने की आशंका साफ दिखाई दे रही है। हमने अभी हाल ही में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से चलते हुए मजदूरों का रेला देखा जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ गया, उड़ीसा, बंगाल तक गया है और इसमें सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। सिविल सोसाइटी अगर ना होती और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन इन मजदूरों की मदद ना करते तो शायद जो 700 की संख्या है इस दौरान जो मारे गए हैं हमारे मजदूर भाई, वो संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती थी। ऐसे हालात लगातार बढ़ने की आशंका है और कैसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां बनेगी, इन सब पर हम बात करेंगे विजय कुमार जी से। विजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मौजूदा हालात जो हैं मजदूरों की समस्याओं की ये शुरुआत के तौर पर देखते हैं या इसके किस तरह आगे बढ़ते चले जाने की आशंका है? देखिए, पहली चीज़ तो ये शुरुआत नहीं है ना। इस देश में लगभग 94% असंगठित मजदूर है। उसका लगभग करीब उस असंगठित मजदूर जो लगभग करीब देश में 40 से 42 करोड़ जो मजदूरों की आबादी है, वो असंगठित जो 40 से 42 करोड़ की आबादी के लगभग, इसमें से अभी एक डाटा आया है 8 करोड़ लोगों के प्रवासी मजदूरों का एक डाटा आया है। ये चीज़ें असल में बहुत पहले से थी। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये एक आइसबर्ग के ऊपर का हिस्सा है। इसके नीचे पहले बहुत कुछ पक चुका है। इनके हालात, इनकी स्थितियाँ, इनके जो आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियाँ बहुत खराब थी, बहुत पहले से थी। कोविड ने उसको जो उभार के बाहर लाया है। कोविड की क्राइसिस ने, इस लॉकडाउन की क्राइसिस ने उस पूरी परिस्थितियों को उभार के बाहर लाया है और अब वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि क्या इतना वास्तव में इतने संकट में लोग थे। क्योंकि सोचिए ना कि मतलब लोग जो है 2500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर तक पहुँचे। उसका कारण ये है कि जहाँ वो थे वहाँ पर उनको 2 दिन की रोटी नसीब नहीं हो पा रही थी और वहाँ पर मरने से अच्छा अपने गाँव और अपने घर में मरने के लिए कह रहे थे। कहीं आप इंटरव्यूज देखिएगा तो ये बहुत साफ है कि ये जो आज संकट दिख रहा है मजदूरों का, वो कोविड ने उसको एकदम उभार के बाहर किया है। कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में उसको ज़्यादा उसमें एक्सपोज हो गया। एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए सिस्टम एक्सपोज हो गया है। सिस्टम पहले भी उनको कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं दे रहा था, लेकिन इस कोविड के चलते वो एक्सपोज हो गया है और अभी वो साफ है कि ये सिस्टम इस 40-42 करोड़ मजदूरों को किसी भी तरीके की एक बेहतर ज़िंदगी नहीं दे सकता है। ये जो 40-42 करोड़ मजदूर थे, आप कह रहे हैं कि सिस्टम एक तरह से पहले से फेल्यूर था और कोविड ने उस ब्रोकन सिस्टम को सामने ला दिया है और इन मजदूरों के हालात पहले से भी ठीक नहीं थे। तो क्या इनको एकत्रित करने की या एकजुट संघर्ष करने की जो तमाम कोशिशें पिछले 30-40 सालों में होती रही हैं, उन कोशिशों में आप कहाँ खामी देखते हैं कि मजदूर सड़क पर जब था तो बिल्कुल अकेला था और वो उसके साथ देने के लिए उस समय कोई भी ना तो राजनीतिक दल था ना ट्रेड यूनियंस थी, ये खामी कैसे आई? देखिए, ये एक दुर्भाग्य कहो या भारत के जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है, जो मजदूर आंदोलन है, उसके अंदर आए हुए आर्थिकवाद और अवसरवाद का नतीजा है। वो कैसे है वो समझिए जरा। लगभग 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का शुरुआत हुआ, उस समय भारत में जो सरकारी क्षेत्र था, सार्वजनिक क्षेत्र था, वो 7% था और लगभग 93% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता था। अभी वो लगभग करीब 94 मतलब ऑफिशियल जो है डाटा 94% असंगठित मजदूरों का डाटा, ये लगभग करीब 5 से 6 साल पुरानी है। अभी लगभग वो 97% आ गया क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो 3-3.5% अभी बचा हुआ है। सब प्राइवेटाइज कर दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद में। जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसको समझने की, यदि समझना है तो भारत का जो मजदूर वर्ग का जो आंदोलन है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनें हैं, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियनें हैं, उनका बड़ा कमी रही है, बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि इस बड़े सेक्शन को, जो मजदूर वास्तव में सर्वहारा है, जो मजदूर जिसको संगठित किया जाना चाहिए था, जिसको क्रांति का अगुआ दस्ता बनाया जाना चाहिए था, उसके साथ इन ट्रेड यूनियन ने काम नहीं किया और उसका ट्रेड यूनियन ने काम नहीं किया, उसका बहुत साफ कारण है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रेड यूनियनों में, जिसे व्हाइट कॉलर मजदूर जिन्हें कहा जाता है दूसरी भाषा में, जो बैंक, बीमा, LIC, नवरत्न कंपनियां, इन सब में काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी एक अच्छा खासा वेतन होता है, अच्छा खासा उनको एक पैकेज मिलता है। वहाँ पर यूनियन करने से इन ट्रेड यूनियनों को आर्थिक लाभ हो सकता है,
लेकिन असंगठित क्षेत्र का मजदूरों को यदि वो संगठित करने जाएंगे तो वो तो दिहाड़ी मजदूर है, दिन भर का मजदूरी 30 रुपये है, 300 रुपये है, कहीं कहीं तो 200 रुपये है, कहीं तो 250 रुपये है, तो कहीं मनरेगा मजदूरों की तो 176 रुपये थी। तो उनको जब वो संगठित करने जाएगा तो वहाँ से वो पैसा उसको आएगा, उससे वो आर्थिक लाभ मिलेगा नहीं, ट्रेड यूनियन करने का लाभ। तो इसलिए तमाम संगठित मजदूरों ने, मजदूर यूनियनों ने एक तरीके से इस पूरे समुदाय की उपेक्षा की, जानते हुए, ऐसा नहीं है, जानते थे, स्टडीज थी, आवश्यकता भी महसूस हो रही थी, ये भी मालूम था, लेकिन चूंकि मैंने आपसे बताया कि मजदूर यूनियनों के अंदर अवसरवाद इतना हावी हो चुका है, अवसरवाद इतना हावी हो चुका है कि उन्हें बड़े संगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में यूनियन बनाने से लाभ है, फायदा है, वहाँ से चंदा आता है, वहाँ से लेवी आती है, वहाँ पे उनको एक जगह पे इकट्ठा मजदूर मिल जाते हैं। अब देखिए ना, संगठित मजदूरों को संगठित करने जाएंगे तो आपको एक जगह नहीं मिलेगी, आपको शहर का चप्पा से चप्पा छान मारना पड़ेगा, कितना कठिन काम है। तो एक तरफ ये कठिन काम है, दूसरी तरफ यहाँ पैसा नहीं है। असंगठित मजदूरों में, संगठित मजदूरों में बहुत आसान है और पैसा भी है। तो ये दो चीज़ों को यदि आप समझने का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आया कि भारत की जो ट्रेड यूनियनें हैं वो कैसे अपना क्रांतिकारी चरित्र खो चुकी हैं, वो मजदूर वर्गीय आंदोलन को से कैसे अपना नाता तोड़ चुकी हैं, जो असल मजदूर हैं। इस वजह से ये समस्या खड़ी हुई है और ये पहले से समस्या थी। और मैं ये बिल्कुल इनकार करूँगा इस बात से कि हमारे ट्रेड यूनियन लीडरों को ये मालूम नहीं थी, ये मालूम था। तो मतलब ये कि 91 में जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ आई, जो नवोदारवाद आया, उसके साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देश के अंदर बदली, और हमारा जो मजदूर तबका था वो मजदूर तबका, मेहनतकश तबका, जिसे सचमुच संगठित करने की ज़रूरत थी, उसे संगठित करने के कोई प्रयास नहीं हुआ, और जो सिमट रहा था सार्वजनिक क्षेत्र उसी में अपनी ताकत लगाते रहे, उसी में काम करने की कोशिशें की जाती रही। अब जो दौर बना है, लगभग जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ जो 91 में आई थी, उनके हम जो उनको उत्पाद देखने लगे हैं, उनके जो नतीजे निकलने थे, प्रभाव निकलने थे, वो साफ बिल्कुल हो गए हैं। और ऐसे समय में जबकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकारें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, मजदूर के अधिकारों को लगातार कुचला जाता रहा है, और अब तो बिल्कुल निर्लज्जता की हद तक कुचला जा रहा है। अभी हाल ही में जो 2-3 सरकारों ने कानून बदले हैं, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं, और वो कानून किस तरह से मजदूर की जो रीढ़ है या मजदूरों को काम करने के जो अधिकार हैं उन पर किस तरह से असर डालेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की शुरुआत जो भारत में औपचारिक रूप से 1991 में हुई, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, उसने पिछले 30 सालों में हर क्षेत्र बेच दिया है। कोई भी क्षेत्र अभी बचा नहीं है, सबका प्राइवेटाइजेशन मोटा मोटी हो चुका है, सब क्षेत्र में विदेशी पूंजी का निवेश हो चुका है, और विदेशी पूंजी के निवेश को आकर्षित करने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रेटिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग होती है। उस रेटिंग के तहत ये होता है कि आपके देश में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तभी निवेश करेगी जब उसके निवेश करने के हालात बहुत बेहतर होंगे। निवेश करने के हालात बहुत बेहतर होंगे, इसका मतलब ये है कि तमाम मजदूर अधिकार खत्म होंगे, मजदूरों के कोई अधिकार नहीं होंगे, कोर्ट बहुत उत्पादन के संबंधों में कोर्ट का बहुत हस्तक्षेप नहीं होगा। ये उसकी आवश्यक शर्तें हैं, उसी रेटिंग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग मिलती है। तो ये नव उदारवादी नीतियों का बहुत साफ था कि तमाम जो भी भारत के मजदूरों के जो कानून हैं, खासतौर से कारखाना अधिनियम 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो मजदूरों को एक बड़ी ताकत देता है, उसको वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसके अलावा कार्यस्थल पर परिस्थितियाँ और कार्यस्थलों पर परिस्थितियाँ और कार्य की दशाओं के संदर्भ में जो कानून भारत में थे, ये तमाम किस्म के कानून एक तरीके से विदेशी निवेश को हतोत्साहित करते थे, क्योंकि ये कानून कम से कम उन मजदूरों के पक्ष में खड़े थे। और उन मजदूरों के पक्ष में, हालांकि वो बहुत साफ है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उसका बहुत लेना देना नहीं है, ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेना देना है उसका। उन मजदूरों के पक्ष में जो खड़े थे, उन कानूनों को भी बदलने का दबाव लगभग 30 साल से भारत सरकार के पास में था। मनमोहन सरकार के समय में भी कई सारे बदले हैं, मोदी सरकार में, और खासतौर से जो कोविड-19 का लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ, अभी मालूम है मोदी सरकार को कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं, सब घरों के अंदर कैद हैं, जो करना चाहेगा वो करेगा। और आप देखिए कि एक झटके में एक सर्कुलर में करीब आप 6 से 7 राज्यों में, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब राज्यों में आप एक झटके में तमाम अधिकार खत्म कर दिए गए। अब क्या अधिकार नहीं, देखिए इसमें क्या खत्म किया गया है। मैं कई लिस्ट है, फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको कुछ मामले बताता हूँ। लगभग हर जगह ये कहा गया है कि अगले 1000 दिन, मतलब लगभग 3 साल तक का ना तो कोई ट्रेड यूनियन बनेगी,
ना कोई मजदूर संगठन पंजीबद्ध होगा, जो 1927 जो एक्ट है मजदूरों की ट्रेड यूनियन का पंजीयन करवाने वाला जो एक्ट है, कोई ट्रेड यूनियन पंजीबद्ध नहीं होगा। इसमें काम के जो घंटे हैं वो 8 से उठा के 12 घंटे कर दिए गए हैं। हमें मालूम है इतिहास 8 घंटों का काम के इतिहास को कैसे हमने हासिल किया था, तो मैं वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से किया था, बलिदान दिया था, त्याग किया था, सैकड़ों मजदूर मारे गए थे ना। तो अभी उसको उठा के 12 घंटे कर दिया है। अनऑफिशियली वैसे ही 12 घंटे चल रहा था, लेकिन अब ये लीगल हो गया है। अभी तो 12 घंटे काम हो गया, उसका कोई दाम नहीं मिलेगा, ओवर टाइम नहीं मिलेगा। 4 घंटे आपसे ज़्यादा काम करवाया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली ये देखा जा रहा है कि अभी काम का घंटा जो है 8 से उठा के 12 घंटे कर दिए गए और वेतन उठा के आधा कर दिए गए कोविड के नाम पर, आर्थिक संकट के नाम पर। तमाम छोटी बड़ी फर्म में ये सब हो रहा है। इसके अलावा आपका जो तीसरी बात है कि जो फैक्ट्री एक्ट होता है, कारखाना अधिनियम होता है, कारखाना अधिनियम के तहत लेबर डिपार्टमेंट को अधिकार था कि वो जाकर देखे कारखानों में कि वहाँ पे कितने मजदूर काम कर रहे हैं, उनके कार्य की दशाएँ अच्छी है नहीं है, उनको ओवर टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको स्वास्थ्य इक्विपमेंट जो हेल्थ इक्विपमेंट्स वगैरह वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ये अधिकार था लेबर डिपार्टमेंट का। इस कानून में झटके में ख़त्म कर दिया। उसमें कहा गया कि आप सेल्फ उसको स्वप्रमाणित रूप से आप कर दीजिए। तो मतलब आपकी कोई फैक्ट्री है और आपके यहाँ पे 300 मजदूर है, तो 300 मजदूर के नीचे यदि कोई काम कर रहा है वहाँ ये सब जरूरत भी नहीं है। 300 मजदूर से ज़्यादा मजदूर हैं तो आप क्या करेंगे, मेरे जैसे किसी थर्ड या फोर्थ पार्टी को बुलाएंगे, उसको कहेंगे कि आप इंस्पेक्शन करो, एक रिपोर्ट बना के हमको दो, हम जाकर लेबर डिपार्टमेंट दे देंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो ये प्रावधान इसमें किया गया है। ऐसे ही और भी मजदूर विरोधी प्रावधान किए गए हैं। समय की कमी है, नहीं तो लंबे समय बातचीत हो सकता है। तो इस तरीके के प्रावधानों से क्या हो रहा है कि अभी जो भी बचा कुचा अधिकार था, आपको मालूम है कि लेबर डिपार्टमेंट का लगातार बजट कम किया जा रहा है, लगभग उसको डिस्फंड कर दिया, मतलब डिफंड कर दिया गया है, खत्म किया जा रहा है। तो अभी कुछ बचा नहीं है। तो कोविड का इस्तेमाल खासतौर से मोदी सरकार ने अपने एक फासिस्ट तानाशाही एजेंडे को लागू करने के लिए किया, नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को और तेज गति से लागू करने के लिए किया। कोविड के माध्यम से उन्होंने जितनी भी लोकतांत्रिक और जनवादी आवाज़ें थी उनको एक तरीके से दमन करने का प्रयास किया। अभी आपने जैसे कहा कि मजदूरों के अधिकार को लगातार सीमित किया गया और जो कारखाने में जिस तरह से जो मजदूरों के अधिकार थे उन्हें सीमित कर दिया गया है, आप क्या समझती हैं कि इसका असर जो मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग तक लगातार पहुंचेगा, जो कि वाइट कॉलर जॉब के लिए भी जाना जाता है, वो भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगा? तो क्या इसमें ऐसी कोई संभावना देखते हैं कि मजदूर आंदोलन में मध्य वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की भूमिका रहेगी, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जब कोविड की वजह से एक बड़ा प्रवासी मजदूर गाँव की तरफ लौटा है, तो क्या ये फैक्ट्रियाँ भी गाँव की तरफ, जिलों की जो छोटे कस्बे थे, अभी हमने जो समृद्धि के शिखर बना रखे थे, सारी जो फैक्ट्रियाँ थी वो मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या गुड़गांव के इर्द गिर्द थी, क्या अब वो शहरों से, छोटे शहरों की तरफ आएंगी और इस तरह से एक नई सामाजिक परिस्थिति निर्मित होती हुई देख पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं पहली चीज़ तो आपसे बताऊं कि हम सबको आसान वर्ग नहीं होना चाहिए। हमें पूंजीवाद जो व्यवस्था है उसके नियमों को समझने में भूल नहीं करनी चाहिए। पूंजीवाद को, मौजूदा साम्राज्यवादी व्यवस्था को सस्ता समझिए, उससे उसको संबंध नहीं, उसका मजदूर कहा जा रहा है। मजदूर केरल से लेके पश्चिम बंगाल में चला जाएगा, पश्चिम बंगाल का मजदूर यूपी बिहार में आ जाएगा, यूपी बिहार का मजदूर जो है आपका कश्मीर चला जाएगा या राजस्थान गुजरात चला जाएगा। वो केवल इसलिए जाता आता है क्योंकि वहाँ जो इस देश का जो खासतौर से मालिक वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है, उसको वहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध करा सके। आप यदि ये सोचें, कल्पना कीजिए कि गाँव में जो लोग लौटे हैं, ये बात सही है कि बहुत बेतहासा घबराहट में, बड़ी बेचैनी में लोग गांव की ओर लौटते हैं और ये कसम खा के भी लौटे हैं कि हम नहीं आएंगे वापस। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं होगा, उनको दोबारा वहाँ से आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर मनरेगा क्या है, भारत सरकार के पास में स्कीम एक है मनरेगा। कितने दिन का है? 100 दिन का। क्या है न्यूनतम मजदूरी? 202 रुपये। पहले 176 रुपये थी, अभी 202 रुपये कर दिया है। 202 रुपये में कौन आज के समय में ज़िंदगी जी पाएगा, जबकि वो मजदूरी मान लो तो वो लागू नहीं होगा, और मान लो लागू हुआ तो 202 रुपये की मजदूरी जो अनिश्चित है, कम मिलेगी मालूम नहीं है। और यदि मान लो आपने अप्लाई किया और उसके बेरोजगारी भत्ते की बात की तो वो कम मिलेगा मालूम नहीं है। कितने लोग वहाँ पर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अंततः लोगों को फिर निकल के आना पड़ेगा और ये स्टेट, ये राज्य, ये सिस्टम उनको फिर दोबारा मजबूर करेगा वहाँ से शहर छोड़, वहाँ से गाँव छोड़ने के लिए। दूसरा, ये बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन शायद रुकेगा, जो आपने बात कही, बिल्कुल नहीं रुकने वाला। आप देखिए
20 लाख करोड़ का पैकेज है उसका एनालिसिस कीजिए। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में बहुत साफ है कि जो शहर केंद्रित औद्योगिक और व्यापारिक जो केंद्र हैं देश भर के, खासतौर से शहर है, उनको ही केंद्रित करते हुए तमाम पैसों को बंदरवाट कर। तो जहाँ पर पूंजी जाएगी सीधे शहर वहीं बसेंगे, तो गांव की ओर ना पूंजी आने वाली है, गांव की ओर ना समृद्धि आने वाली है, गांव की ओर ना विकास आने वाला है। और ये न्यू लिबरल पॉलिसीज़ का एजेंडा है ही नहीं। न्यू लिबरल पॉलिसीज़ का एजेंडा बहुत साफ था, कुछ मुट्ठी भर इलाकों को, टापुओं को समृद्ध और विकसित किया जाए जहाँ पूंजी केंद्रित हो और जहाँ से पूरा उनका जो बाजार है वो चले। तो मेरे ख्याल से ये बात कहना कि नहीं लौटेंगे वो, ये ठीक बात नहीं होगी। लौटेंगे मजबूरी है, क्योंकि उनको अंततः जिंदा रहना है। यदि वास्तव में मतलब भारत सरकार, मतलब कोई सरकार ये चाहे कि वो गाँव में रह पाए, तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। एक तरीके से जो ये नीतियाँ हैं उसको सिरे से खारिज करते हुए उनको उलटना पड़ेगा, तब जाके कहीं गांव के मजदूर गांव में ही ठहर पाएंगे। ये एक पॉलिसी लेवल का नीतिगत स्तर का लिया जाने वाला निर्णय है, जो अभी तक का हमको कहीं उसके लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरा आखिरी सवाल बस आपसे यही है कि इस समय में जबकि तमाम तरह से सरकारें, पूंजीवादी ताकतें मजदूरों को, मेहनत कशों को पीछे धकेलने पर जुटी हुई हैं और उतनी ही तेज़ी से प्रतिरोध नहीं हो पा रहा है, तो जो प्रतिरोध की ताकतें हैं उनकी एकजुटता की बात की जा रही है और लगातार कुछ प्रयास हो भी रहे हैं, उसमें आप किस तरह की उम्मीद देखते हैं और उसे किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए प्रतिरोध की शक्तियों के लिए? आपका क्या संदेश? देखिए, मेरा मानना ये है कि इस देश में प्रतिरोध दो तरीके का है। एक है जब हम प्रतिरोध जब हम सोचते हैं कि सरकार और राज्य सत्ता का कोई विरोध करने वाली ताकतें हैं, तो हमको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप का चीज़ें दिखती हैं, है ना, खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टियाँ वगैरह। असल में ये प्रतिरोध जनता का प्रतिरोध होना चाहिए, ये किसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिरोध नहीं है, मजदूर वर्ग का प्रतिरोध होना चाहिए था, आम मेहनतकश जनता का प्रतिरोध होना चाहिए था, जो आपको अमेरिका में आज के समय में देखने को दिख रहा है। वहाँ कोई पैदा नहीं है, कोई झंडा नहीं है, लेकिन जनता समर्थन है। और निश्चित ही उसके पीछे पॉलिटिकल फोर्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल चिंतन होता है, लेकिन अंततः वो लीडरशिप वर्किंग क्लास का होता है। हमारे देश का वर्किंग क्लास, व्हाइट कॉलर वर्किंग क्लास में कहाँ है आप देख रहे हैं। जो वर्किंग क्लास जिसको नेतृत्व में होना चाहिए था, जिसको लड़ना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, आज वो अपनी ज़िंदगी एक रोटी के लिए मोहताज है, मतलब मोहताज है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये बात सही है कि जब एक ये सेक्शंस का, मतलब जो उत्पीड़ित, वंचित और ऑप्रेस्ड जो सेक्शन है, उनका जब तक यूनिटी नहीं बनेगा, उनकी जब तक एकता नहीं बनेगी, मैकेनिकली कुछ पार्टी की संगठन एकता बना लेने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि वो भी जरूरी है इस भारत के देश में, क्योंकि वो भी बहुत विखंडित रूप से, मतलब अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है। तो एक तरफ जो इनको एक विचार और दृष्टिकोण देने वाली पार्टी संगठन है, खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टियों को, अन्य राजनीतिक दलों को, जो वास्तव में इस व्यवस्था के खिलाफ परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को भी संगठित होने की जरूरत है, एकताबद्ध होने की जरूरत है, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक बनाने की जरूरत है। आज के समय में एक इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट ब्लॉक बनेगा, तब जाके एक वो आशा का प्रतीक होगा। दूसरा, जो उत्पीड़ित समाज है, उत्पीड़ित तबका, जैसे भारत में दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं, ये मतलब जो फ्लाइट जो अमेरिका में जिसकी हत्या हुई, जिसने कहा, मतलब वो एक नारा बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय नारा, आई कांट ब्रीथ। तो आप देखिए ना कि इस देश में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं कहाँ सांस ले पा रही? ये उत्पीड़ित सेक्शन है, और ये इनको सांस नहीं लेने दिया जा रहा है। मौजूदा जो ब्राह्मणवादी एक पूंजीवादी राज्य है, वो नहीं सांस लेने दे रहा है। तो यदि इनका एक ऑर्गेनिक एकता बनेगा इन लड़ाइयों और संघर्षों का, और इसको एक गाइड, मतलब एक तरीके से दृष्टिकोण देने वाला पॉलिटिकल फोर्स होगा, एक कम्युनिस्ट फोर्स होगा, उन दोनों की आपस में संयोजन से एक नया भविष्य बन सकता है, एक नई स्थिति खड़ी हो सकती है, एक नए उभार पैदा हो सकते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये आगे की दिशा में बड़ा होगा कदम। और जन उभारों का एक दौर अभी शुरू होने वाला है, जिस प्रकार का क्राइसिस बढ़ रहा है, तो जन उभारों का एक दौर शुरू होने वाला है। निश्चित ही भारत वर्ष का असर होगा, कितनी भी दमनकारी सत्ता हो, उस दमनकारी सत्ता को अंततः जनता ने उखाड़ होगा, तो जनता उखाड़ देगी फिर से के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी।
ये थे विजय कुमार जी। इस बातचीत में अगर आपके जहन में कोई सवाल आए हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब हमारे आगे जो भी बातचीत करते रहेंगे उन साथियों से देने की कोशिश करें। शुक्रिया।